अपने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। और इस वीडियो में हम मुख्यतः पहले बात करने वाले हैं राफेल डील के बारे में। हम सबको पता है कि भारतीय नौसेना 26 की संख्या में जो राफेल फाइटर्स है इनका वेट कर रही है ताकि आईएनएस विक्रांत से इनको ऑपरेट किया जा सके। लेकिन हम सब ये भी जानते हैं कि प्राइस को लेकर के जो निगोशिएशन है अभी हाल ही में हुआ था, जब फ्रांस का डेलीगेशन भारत पहुंचा था और उन्होंने जो फाइनल प्राइसिंग है इसको लेकर भारत से बातचीत करी थी। अब रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि जो फाइनल प्राइस है ये ऑलरेडी इंडियन अथॉरिटीज़ को सबमिट कर दिया गया है। और हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवाल सर के फ्रांस विजिट से पहले ही या उनके अपने काउंटर पार्ट से मुलाकात के पहले ही जो प्राइसिंग है इसको फाइनलाइज कर लिया जाएगा। और ऐसा माना जा रहा है कि जो डील है इसे इसी फाइनेंशियल ईयर में क्लियर करने की बात की गई है। अब अगर हम राफेल फाइटर्स की बात करें तो इसमें अब हमें कुछ नई चीज़ें भी देखने को मिली हैं, जैसे कि इंडिया और फ्रांस नेगोशिएट कर रहे हैं 26 की संख्या में राफेल फाइटर्स को लेकर के, जो कि आईएनएस विक्रांत और डिफरेंट बेसिस से ऑपरेट करेंगे। तो दोनों साइड के बीच में जो निगोशिएशन हुआ है उसमें बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करी गई हैं। ये डील इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि भारतीय नौसेना इस समय अपनी जो मैरीटाइम स्ट्राइक कैपेबिलिटी है इसको मजबूत करने पर जोर दे रही है। इंडिया ने ऑलरेडी यहाँ पर जो डेविएशन लेटर ऑफ रिक्वेस्ट में उसको अप्रूव कर दिया है। और ये जो टेंडर डॉक्यूमेंट होता है बेसिकली ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के इक्विवेलेंट होता है। और इसमें इंडिजिनस उत्तम एसा रडार के इंटीग्रेशन को फिलहाल तो होल्ड पर रख दिया गया है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि जो इंडिजिनस एसा रडार है, जिसको हम उत्तम एसा रडार के नाम से जानते हैं, इसके इंटीग्रेशन में तकरीबन 8 वर्षों का समय लगेगा और ये हैवी प्राइस टैग के साथ हमें देखने को मिलेगा। और सबसे खास बात तो ये है कि हमें इसके लिए हैवी इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ेगी। तो ये एक बहुत ज़्यादा टाइम लेने वाला प्रोसेस है। इसलिए ऐसा रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि भारतीय नौसेना और इंडियन अथॉरिटीज़ के द्वारा जो प्लान है इसको इंटीग्रेट करने का, उससे फिलहाल दूर कर दिया गया है। अब ये फाइटर्स फिलहाल ऐसा भी नहीं है कि पूरे कह सकते हैं फ्रेंच इक्विपमेंट और फ्रेंच सिस्टम और मिसाइल्स के साथ में आएंगे। इसमें मिसाइल की बात करें तो मीटियोर के इंटीग्रेशन को हरी झंडी मिल चुकी है, वहीं एंटीशिप जो मिसाइल्स हैं इनके इंटीग्रेशन को हरी झंडी मिल चुकी है। और सबसे खास बात तो ये है कि भारत के जो इंडिजिनस वेपन सिस्टम है, जिसमें अस्त्र सीरीज की मिसाइल्स हैं, जिसमें क्रमशः अस्त्र मार्क 1, अस्त्र मार्क 2 और अस्त्र मार्क 3 हैं, इसके इंटीग्रेशन को मंजूरी मिली है। आने वाले भविष्य में आप देखेंगे कि जो जो मिसाइल पैकेज आपको इसके एयरफोर्स वेरिएंट पे देखने को मिलेंगे, जैसे कि राफेल F3R हो गया जिसको इंडियन एयरफोर्स ऑपरेट करती है, और सेम स्ट्राइक पैकेज अब आपको यहाँ पर राफेल M वेरिएंट में भी देखने को मिलने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि भारतीय नौसेना का प्लान क्लियर है कि वो इस समय राफेल फाइटर्स को अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मॉडिफाई करना चाहते हैं। सोर्सेज ने ये भी कहा है कि जो रुद्रम सीरीज की मिसाइल्स हैं ये भी इसमें ऐड की जाएंगी। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स जो है ऑलरेडी इंडिया स्पेसिफिक इन्हेंसमेंट्स के साथ चल रही है, और माना जा रहा है धीरे धीरे वो जो इन्हेंसमेंट है ये भारतीय नौसेना के फाइटर्स में भी हमें देखने को मिल जाएंगी। और उसके बाद ये एयरक्राफ्ट पूरी तरीके से भारतीय नौसेना की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ढाल दिए जाएंगे। एक चीज़ जो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए वो ये है कि भारतीय नौसेना को इस समय इन फाइटर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आपको पता है कि भारत के पास अब 2 एक्टिव एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जिसमें आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य सबसे प्रमुख है, या यही दोनों हैं। और इसके अलावा एडिशनल जो IAC-2 है इस पर बातचीत चल रही है। अब हमारे पास अगर हम बात करें फाइटर जेट्स की तो 40 की संख्या में MiG-29K हैं, बाकी 45 थे और बाकी अलग अलग हादसों में नष्ट हो गए हैं। तो हमारे पास 40 ही अवेलेबल एयरक्राफ्ट हैं। इसका मतलब ये है कि 20-20 एयरक्राफ्ट हमें प्रत्येक एयरक्राफ्ट कैरियर में हम प्लेस कर सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि इनका जो अवेलेबिलिटी रेट है वो काफ़ी चिंतनीय स्थिति में है, यानी तो तकरीबन 11 से 12 एयरक्राफ्ट ही अवेलेबल रह पाएंगे पॉइंट ऑफ टाइम में। और इसके लिए भी भारतीय नौसेना को अपनी जो शोर बेस स्क्वाड्रन है वहाँ से MiG-29 को एयरक्राफ्ट कैरियर पर मूव करना पड़ेगा। तो इससे जो शोर बेस स्क्वाड्रन है ये पूरी तरीके से खाली हो जाएगी और एक बड़ा गैप क्रिएट हो जाएगा। तो उसी गैप को फिल करने के लिए भारत अलग अलग जो चीज़ें प्लान है उस पे काम कर रहा है। जैसे कि जो राफेल जब तक नहीं मिल जाते तब तक संभावित यही है कि दोनों जो मिशन है ये एक ही MiG-29 से पूरे किए जाएंगे। इसके अलावा अगर हम रिपोर्ट्स की बात माने तो जो LCA नेवी है इसके एक स्क्वाड्रन को कंसीडर किया जा रहा है, और रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि भारतीय नौसेना LCA नेवी की जो एक स्क्वाड्रन है इसको खरीद सकती है। और हाल ही में DRDO की तरफ से भी इसको लेकर के जो प्रपोजल है वो दिया गया था, और अब माना जा रहा है कि भारतीय नौसेना ने भी इसको लेकर पॉजिटिव संकेत दिए हैं। और अगर सब कुछ सही रहता है और भारतीय नौसेना इस डील को मान जाती है तो जो हमारे LCA नेवी हैं इन्हें हम शोर बेस स्क्वाड्रन से ऑपरेट कर पाएंगे। हाँ, ये बात अलग है कि शुरुआत में 2018 के आसपास भारतीय नौसेना ने कहा था कि वो इसे अपने एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट करेंगे, लेकिन बाद में उनके तरफ से जो अध्ययन किए गए उसमें ये पाया गया कि ये एयरक्राफ्ट फिलहाल एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट करने के लिए फुल पोटेंशियल में कैपेबल नहीं है। इनको हम फुल वेपन पेलोड के साथ एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट नहीं कर सकते।
लेकिन यहाँ पर एक्सपर्ट्स मानते हैं कि भले ही इनको हम एयरक्राफ्ट कैरियर से फुल पोटेंशियल में ऑपरेट नहीं कर पाते, तो ऐसे में शोर बेस्ड स्क्वाड्रन से इनको ऑपरेट करना सही रहेगा, जहाँ पर ये फुल स्ट्राइक पैकेज के साथ ऑपरेट कर पाएंगे और ये मैसिव पैकेज को कैरी करेंगे, जो कि एंटी शिप स्ट्राइक हो गया या एयर टू एयर कॉम्बैट हो गई, उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। हालांकि एलसीए नेवी को बनाने का उद्देश्य ये बिल्कुल भी नहीं है। एलसीए नेवी को बनाने का उद्देश्य है भारतीय नौसेना के पायलट्स को एडवांस ट्रेनिंग प्रदान करना, जो कि टेडबीएफ जैसे एयरक्राफ्ट को उड़ाने में काफ़ी सहायक साबित होगी। और उसी प्लान के साथ इस समय भारतीय नौसेना आगे बढ़ रही है। आपको बता दें कि इस समय एलसीए नेवी के 3 अलग अलग प्रोटोटाइप हैं, NP1, NP2 और NP5। NP1 की बात करें तो ये बेसिकली NP1 और NP2 जो है, ये तेजस का जो एयरफोर्स वेरिएंट है उसको ही नेवल वेरिएंट पे कन्वर्ट किया गया है। जबकि जो NP5 है, ये एक डेडिकेटेड नेवल स्ट्राइक फाइटर है, जिसको भारतीय नौसेना की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखकर बनाया गया है। और भारतीय नौसेना लगातार इस प्रोग्राम को मॉनिटर भी कर रही है, उनका इंटरेस्ट भी इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा है। और भारतीय नौसेना की बात करें तो भारतीय नौसेना ने स्पष्ट कर दिया है कि उन्हें ज़रूरत है टेडबीएफ जैसे फाइटर की, जो कि इंडिजिनसली तैयार किया जाए। लेकिन आपको बता दें कि ट्विन इंजन डिग बेस्ड फाइटर प्रोग्राम अभी सिर्फ कागजों में है, इसको कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का अप्रूवल नहीं मिला है। और जो एक्सपेक्ट किया गया था 2027 तक इसकी पहली उड़ान, फिलहाल तो वो एक दिवा स्वप्न है, क्योंकि आपको तो पता ही है कि जब तक कोई भी प्रोग्राम कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का अप्रूवल नहीं पाता, वो ऑफिशियल नहीं होता और उसके लिए हम किसी भी टाइमलाइन को क्लेम नहीं कर सकते। सेम चीज़ हमें एलसीए नेवी के केस में देखने को टेडबीएफ के केस में देखने को मिल रही है। अभी तक इसमें कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का कोई भी अप्रूवल देखने को नहीं मिला है, और जब तक अप्रूवल देखने को नहीं मिलता तब तक हम ये क्लेम नहीं कर सकते कि ये एयरक्राफ्ट कब तक देखने को मिलेगा। और जगदीप मौलांकर सर की बात आप कैसे भूल सकते हैं, जो कि भारतीय नौसेना के सीनियर चीफ टेस्ट पायलट रहे हैं और एलसीए नेवी प्रोग्राम से भी जुड़े हैं। उन्होंने इस पर रोष भी व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि भारत सरकार इंटेंशनली या नॉन इंटेंशनली इस प्रोग्राम को जानबूझकर डिले कर रही है, और उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसके कितने जो विपरीत परिणाम हैं वो देखने को मिल सकते हैं। तो कुल मिलाकर के अगर हम बात करें तो हमारे लिए ये जो प्रोग्राम है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और हमें इसमें सीरियसली काम करना पड़ेगा, क्योंकि एलसीए नेवी हो, टेडबीएफ हो या फिर राफेल एम हो, ये भारतीय नौसेना के लिए अब बहुत ज़रूरी है। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि अगर राफेल एम की डील फाइनलाइज कर ली जाती है तो ये एयरक्राफ्ट कल ही हमें मिल जाएंगे, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। दरअसल आपको बता दें, और हमने बताया भी अभी हाल ही में, कि जो राफेल फाइटर्स हैं इनकी ऑर्डर बुक 200 को पार कर चुकी है। यानी कम से कम भारतीय नौसेना को पहले राफेल एम के लिए तकरीबन 4 वर्षों का इंतजार करना पड़ सकता है। यानी अगर ये डील 2025 के अंत तक भी फाइनलाइज हो जाती है या 2026 की शुरुआत में भी हो जाती है, तो 2029 से 30 के बीच में ही हमें जो पहला एयरक्राफ्ट है वो देखने को मिलेगा। इससे पहले एयरक्राफ्ट की कोई भी उम्मीद नज़र नहीं आती है। तो यहाँ पर अब चाहिए भारत सरकार को यही कि शीघ्र अतिशीघ्र जो डील है उसको फाइनलाइज करें और इस क्षेत्र में अपना जो कदम है उसको आगे बढ़ाएं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।